नमस्कार, स्वागत है आपका मुनाफे की मंडी में, जहां हम आपके लिए बेहतरीन ट्रेडिंग कॉल्स लेकर आते हैं, साथ ही तमाम कमोडिटी मार्केट के अपडेट से भी आपको रूबरू कराते हैं। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं आज की कुछ बड़ी खबरें जिन पर आपको नजर रखनी चाहिए, यानी टॉप 10 कमोडिटी जिन पर जहां आज क्या एक्शन चल रहा है। गोल्ड और सिल्वर की बात करें तो कई दिनों की कमजोरी के बाद निचले स्तरों से अब खरीदारी लौट रही है। आज 100 रुपए से ज्यादा की तेजी एमसीएक्स गोल्ड में, चांदी में 300 रुपए से ज्यादा की मजबूती है। लेकिन मजबूत डॉलर और यील्ड की जो तेजी है उससे यहां पर दबाव बन रहा है और फेड की तरफ से ऐसे लगातार बयान आ रहे हैं कि तेजी से ब्याज दरें बढ़ाई जाएंगी। क्रूड की बात करें तो चीन में लॉकडाउन, जो एक्सटेंडेड लॉकडाउन है और 1 दर्जन से ज्यादा शहरों में वहां पर लॉकडाउन है, उससे यहां पर मांग घटने की चिंता है। लेकिन आज खरीदारी दिख रही है। नेचुरल गैस की बात करें तो आज यहां भी खरीदारी है। क्रूड के साथ साथ 3% से ज्यादा की तेजी हम घरेलू बाजार में देख रहे हैं। कॉपर की बात करें तो ग्लोबल स्लोडाउन की चिंता यहां पर पूरे ही बेस मेटल्स पैक पर हावी हुई है। जिंक में भी वही है कि लग रहा है कि चीन से में जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है उसमें अब धीरे धीरे कमी आ सकती है, उससे यहां पर दबाव है। निकेल मेटल की मांग, ग्लोबल डिमांड घटने का अनुमान है। वही एल्यूमिनियम कमजोर ग्लोबल ग्रोथ से भी यहां भी वही मांग घटने की चिंता है। अब बात कर लेते हैं कुछ एग्री काउंटर्स की, जहां पर मेंथा की अगर बात करें तो आज मुनाफा वसूली दिख रही है। करीब 1.5% की कमजोरी एमसीएक्स पर मेंथा ऑयल में दिख रही है। कॉटन की बात करें तो तेलंगाना में खेती का जो एरिया है कॉटन के लिए वो बढ़ाने का ऐलान किया गया। जो नया लक्ष्य है खेती के एरिया के लिए, कॉटन खेती के एरिया के लिए, वो बढ़ाया जाएगा। हल्दी आवक बढ़ने से यहां पर दबाव है। जीरा मजबूत घरेलू मांग से कीमतों को सपोर्ट मिल रहा है। और धनिया को लेकर खबर यह है कि एक्सपोर्ट यहां पर स्टेडी है, मतलब एक्सपोर्ट में बड़े बदलाव नहीं हो रहे हैं और साथ ही घरेलू उत्पादन है वो कम है, उससे फायदा धनिया को मिल रहा है। कैस्टर की बात करें तो बकाया स्टॉक कम रहने का यहां पर अनुमान है। ग्वार निचले स्तरों पर हल्की आज खरीदारी दिख रही। तो ये कुछ बड़े अपडेट जिन पर आपको नजर रखनी चाहिए। चलिए अब लौटते हैं और बात कर लेते हैं आज सबसे पहले बेस मेटल्स की, जहां पर कई दिनों की गिरावट के बाद आज यहां पर खरीदारी करनी चाहिए या नहीं, इन पर बात करने के लिए और बताने के लिए हमारे साथ 3 मेहमान हैं। जिगर त्रिवेदी हैं, आनंद राठी से, सुनील कटके जी हैं एक्सिस सिक्योरिटीज से, और एचडीएफसी सिक्योरिटीज से तपन पटेल हैं, और माफ कीजिएगा सुनील कटके जी कोटक सिक्योरिटीज से हैं। सबसे पहले सुनील जी आप बताइए, बेस मेटल्स में कोई टॉपिक है आज के लिए? कई दिनों की गिरावट के बाद यहां पर अब खरीदारी दिख रही है, लग रहा है कि एक खरीदारी अब कंटिन्यू होगी यहां से? जी विश्व मोहन जी, मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत बाउंस बैक जरूर देखने को मिल सकता है। ओवरऑल बेस मेटल पैक चाइना में लॉकडाउन के चलते कहीं ना कहीं प्रेशर था कि डिमांड कहीं ना कहीं इम्पैक्ट रहेगी, क्योंकि चाइना जो है एक बड़ा प्लेयर है बेस मेटल के मार्केट में। और इवन मुझे लगता है डॉलर का स्ट्रेंथनिंग होना और इवन जो ट्रेजरी यील्ड्स है उसका बढ़ना, तो जितने भी डॉलर डिनोमिनेटेड कमोडिटीज थे उस पे दबाव था। ब्याज दरें बढ़ेंगी तो कहीं ना कहीं मार्केट में लिक्विडिटी भी कम रहेगी, उसके चलते बोरोइंग कॉस्ट बढ़ेगा, तो वहां पे भी जो इंडस्ट्रियल मेटल्स है उस पे दबाव था। बट अभी मुझे लगता है कि जो करेक्शन होना था वो कहीं ना कहीं हो गया है। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मुझे लगता है जो एलएमई फ्रंट पे या ग्लोबल फ्रंट पे जो सप्लाई कंसर्न्स हैं वो हावी रहेंगी आने वाले समय में, जो कि प्राइसेस को सपोर्ट कर सकती हैं। अगर लेटेस्ट ट्रेंड की बात करते हैं तो मुझे लगता है पीपल्स बैंक ऑफ चाइना ने अभी बताया है कि हम प्रूडेंट मॉनेटरी पॉलिसी रखेंगे इकोनॉमी को सपोर्ट करने के लिए। ये थोड़ा बेस मेटल के लिए एक शॉर्ट टर्म में एक पॉजिटिव स्टांस देखने को मिल सकता है। अदर फ्रंट अगर चिली और पेरू अगर हम देखते हैं तो ग्लोबली सप्लाई के फ्रंट पे वो मेजर कंट्रीब्यूटर्स रहते हैं। वहां पे भी ईयर ऑन ईयर जो आउटपुट है वो तकरीबन 20-25% कम है, ऐसा आंका गया है। तो उससे भी आने वाले समय में मार्केट में सप्लाई की स्थिति थोड़ी टाइट रह सकती है। चाइना की तरफ से आने वाले समय में मुझे लगता है स्टिमुलस मेजर्स जो रहेंगे वो मार्केट के लिए फेवरेबल रहेंगे। शॉर्ट टर्म में मुझे लगता है कॉपर में एक पुल बैक जरूर देखने को मिल सकता है। 807, 808 तक का लेवल मे के वायदे में देखने को मिल सकता है। तो मेरा रिकमेंडेशन 797, 798 के रेंज में कॉपर में एक बाई का रहेगा। 793 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाएं और 807 का एक टारगेट जो है मैं लेके चल रहा हूं। तो मेरा टॉपिक कॉपर रहेगा आज के लिए। ठीक है, जिस तरह के फंडामेंटल्स है ऐसे में लग रहा है कि कॉपर यहां पर सपोर्टिव रह सकता है। 807 के टारगेट के लिए यहां पर खरीदारी कर सकते हैं। अब तपन, आपको क्या लग रहा है, आप क्या खरीदने की मेटल में सलाह देंगे और उसके पीछे ट्रिगर क्या है? जी गुड मॉर्निंग जी, जैसा सुनील ने बताया कि काफी फैक्टर्स जो है वो थोड़े पॉजिटिव हुए हैं। जैसा चाइना की मॉनेटरी पॉलिसी में थोड़े चेंजेस आ सकते हैं कि अकोमोडेटिव रखेंगे और इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करने के लिए। सेकंड थिंग, स्टिमुलस होप, जो पिछले हफ्ते भी बातें हो रही थी कि स्टिमुलस और ला सकते हैं चाइना की जो
बैंक है वो, तो उसका सपोर्ट यहाँ पे मिल रहा है। नो डाउट टाइट सप्लाई है, वो फैक्टर एक अलग है, और इन्वेंट्रीज लेवल जो है वो काफी लो है। लेकिन जो स्लो डाउन का जो फैक्टर है कि इकोनॉमी को स्लो डाउन अभी है कोविड की वजह से, ये फैक्टर अभी साइलेंट है, क्योंकि आगे जाके ओवरऑल डिमांड जो है यहाँ पे ध्यान में रखनी होगी। तो मुझे लग रहा है कॉपर भी एक स्ट्रॉन्ग कंटेंट है यहाँ पे। 797 के लेवल पे कॉपर में बाय करना चाहिए, 805 का टारगेट, 795 के बिलो का स्टॉप लॉस के कॉपर में बाय करना चाहिए। दूसरी जो उसके अलावा जो कमोडिटी अगर देखें तो मुझे लगा एल्यूमिनियम भी एक अच्छा है, यहाँ पे भी बाइंग आ सकती है, क्योंकि यूरोपियन में जो रीजन है वहाँ पे कॉस्ट जो है वो काफी बढ़ चुकी है, तो वहां से सप्लाई डिस्ट्रप्शन आ सकता है, और ओवरऑल चाइना की स्मेल्टर्स की तरफ से भी डिमांड धीरे धीरे आ सकती है। तो एल्यूमिनियम भी मुझे लग रहा है कि वापस से 270 के लेवल आ सकते हैं, तो उसमें भी बाइंग डिप्स का व्यू कंटिन्यू रखना चाहिए। ओके जिगर, आपको क्या लगता है, आप क्या खरीदेंगे, कौन से बेस मेटल्स? आप भी कॉपर खरीदना पसंद करेंगे या कुछ और काउंटर या कुछ बेचने की सलाह देंगे आप? जी बिल्कुल, मेरा भी यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग का ही ध्यान है। आई थिंक कॉपर एंड जिंक, यहाँ पे जिस तरीके से हमने पिछले एक सप्ताह में 5 से 7 टके का जो एक फॉल देखा था, पॉसिबल है प्राइसेस में एक टेक्निकल पुल बैक आ सकता है। सो विल रिस्ट्रिक्ट आवरसेल्व्स टू टेक्निकल पुल बैक ओनली। मार्केट के डायनामिक्स इतने, मार्केट के जो फंडामेंटल्स है वो इतने डायनामिक है, कभी भी चेंज हो जाते हैं। सो इट्स रियली डिफिकल्ट टू टेक अ कॉल फॉर 30 डेज, 60 डेज, 90 डेज। फॉर इंट्राडे आई थिंक कॉपर एंड जिंक, जैसा कि मैंने बताया, आई एम कंफर्टेबल गोइंग लॉन्ग। कॉपर में वायदा 795 पर लॉन्ग किया जा सकता है, 790 स्टॉप लॉस, 805 इज टारगेट। जिंक में मुझे लग रहा है मे वायदा 359 के आसपास आए, वन शुड गो लॉन्ग, 357 का स्टॉप लॉस, 363 इज अ टारगेट फॉर इंट्राडे। ओके, कॉपर जिंक इनकी पिक है, और कॉपर तीनों ही जानकारों की एक कंसेंसस यहाँ पे बन रहा है कि 805 807 तक के टारगेट कॉपर खरीदारी की सलाह तीनों ही जानकारों की तरफ से। चलिए अब बात कर लेते हैं गोल्ड और सिल्वर की। यहाँ पर भी आज तेजी दिख रही है, चांदी ज्यादा तेजी दिखा रही है। सुनील जी, क्या लग रहा है गोल्ड और सिल्वर में, क्या ये तेजी आपको लग रहा है टिकाऊ तेजी है और खरीदना चाहिए अब? जी विश्व मोहन जी, अगर हम दो मेजर फैक्टर पे ध्यान दें, जैसे डॉलर इंडेक्स अभी 2020 मार्च के हाई पे है, 101.64, 101.65 के रेंज में चल रहा है, तो डॉलर में जो मजबूती है वो कहीं ना कहीं गोल्ड के प्राइसेस को कैप कर रहा है। उसके अलावा जो ट्रेजरी यील्ड्स हैं 10 ईयर के, वो भी तकरीबन 2018 के हाईस पे हैं, 2.85% पे भी पहुंचा है। कहीं ना कहीं ये दोनों फैक्टर्स फेड की तरफ से जो अग्रेसिव मॉनेटरी पॉलिसी टाइटनिंग के जो एक्टिविटीज चल रहे हैं उसके वजह से हो रहा है। आइडियली गोल्ड को हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन माना जाता है, तो लॉन्ग टर्म में जरूर जो हायर इन्फ्लेशन फैक्टर है वो गोल्ड को सपोर्ट करेगा। मे बी लोअर लेवल पे एक बाइंग देखने को मिल सकता है, बट करंट फंडामेंटल देखें तो जो डॉलर में मजबूती है और जो ट्रेजरी यील्ड में जो स्ट्रेंथ है, फेड का जो अग्रेसिव मॉनेटरी स्टांस है, वो बोल रहे हैं कि मई के मीटिंग में हो सकता है 50 बेसिस पॉइंट से ब्याज दरें बढ़ाएंगे, और आने वाले समय में और ब्याज दरों की बढ़ने की आशंका ज्यादा है। तो कहीं ना कहीं डॉलर जो है मजबूती रहेगा और गोल्ड पे थोड़ा प्रेशर रह सकता है वेरी शॉर्ट टर्म में। तो आज के लिए अगर किसी को पोजीशन लेना है तो मैं बोलूंगा 51,600 के रेंज में इंट्राडे के पर्सपेक्टिव से सेल कर सकते हैं। 51,800 का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, वहां का एक स्टॉप लॉस लगाएं, और 51,000 का एक जो है टारगेट में लेके चल रहा हूं। चांदी में भी 65,400 के रेंज में मुझे लगता है कि बिकवाली करनी चाहिए। 65,800 का एक रेजिस्टेंस है, वहां का स्टॉप लॉस लगाएं, और 64,700 का टारगेट मैं प्योर इंट्राडे पर्सपेक्टिव से देख रहा हूं। ये गोल्ड और सिल्वर पे व्यू है। जिगर, आपका व्यू क्या है गोल्ड और सिल्वर को लेकर? जी, सिल्वर में हमने ये सप्ताह में देखा है तकरीबन 4,500 या 4,500 जितना, 4,800 टू बी वेरी प्रिसाइज, उतना फॉल आया था, तो टेक्निकल पुल बैक पॉसिबल है। गोल्ड में भी हमने 1900-1800 पॉइंट का थोड़ा बहुत एक शार्प सेल ऑफ देखा था। अगेन हियर आल्सो टेक्निकल पुल बैक इज पॉसिबल, आई एम नॉट डिनाइंग दैट। डॉलर इंडेक्स में थोड़ा बहुत यहाँ पे थोड़ा सा प्रेशर दिख रहा है इंट्राडे में। एंड अगर मैं अक्षय तृतीया की बात करूं, नेक्स्ट वेडनेसडे इज अक्षय तृतीया, तो उसके आगे भी थोड़ा बहुत से रिटेल बाइंग मोमेंटम थोड़ा पॉजिटिव रह सकता है। So I think from this angle also, or from the angle of a technical pullback also, I think it is quite safe to go long in gold, but keep a strict stop loss, क्योंकि ट्रेंड जो है पिछले एक हफ्ते का थोड़ा बहुत bearish है। So gold June one can go long around 51,500, 51,400 is a strict stop loss, and 51,700 is target. Silver looks more decisively, one can go long. May वायदा 65,400 के ऊपर ही बाय कीजिए, 65,200 स्टॉप लॉस, एंड 65,800, 6,000 ये प्राइसेस मुमकिन है 1 या 2 दिनों में देखने को मिल सकता है। ओके, चांदी यहाँ पर खरीदारी की सलाह है जिगर की तरफ से, और गोल्ड भी खरीदारी की सलाह है 51,700 के टारगेट के लिए, चांदी 65,800 के टारगेट के लिए। तपन, आप भी गोल्ड सिल्वर खरीदेंगे जिगर की तरह, या सुनील जी के हिसाब से आप भी ऊपर की तरफ बेचकर ही जाएंगे आज?
जी, मुझे लग रहा है गोल्ड जो है 1890 का सपोर्ट लेके यहाँ पे एक माइनर रिकवरी दिखा रहा है प्राइसेस, और जो जिस तरह के डॉलर इंडेक्स में इजीनेस आई है और यूएस बॉन्ड यील्ड्स भी जो गिरावट है उसका यहाँ पे मुझे सपोर्ट दिख रहा है। लेकिन ओवरऑल जैसे जैसे हम फेड की मीटिंग के नजदीक आते जाएंगे गोल्ड में वॉलेटिलिटी बढ़ती रहेगी, स्पेकुलेशन बढ़ता रहेगा रेट हाइक का। ऑलरेडी 50 बेसिस पॉइंट्स का मार्केट जो है डिस्काउंट कर रहा है प्राइस में, और अग्रेसिव स्टांस जो है फेड का वो भी आगे जाके रहेगा। बैलेंस शीट जो है वो फेड का ध्यान रहेगा कि जल्दी से जल्दी उसको नैरो करे। तो उस तरह से मुझे लगेगा गोल्ड ओवरऑल जो है अंडर प्रेशर ट्रेड हो सकता है। आज के दिन के लिए मुझे लग रहा है एक माइनर रिकवरी आ सकती है। फर्म ट्रेडिंग रेंज रह सकती है 51,200 से 51,800 की रेंज, लेकिन ट्रेडिंग के लिए मुझे लग रहा है कि गोल्ड आज अवॉइड करना चाहिए। सिल्वर में ट्रेडिंग का अच्छा मौका रहेगा क्योंकि बेस मेटल्स का भी सपोर्ट है यहाँ पे, तो सिल्वर में ट्रेड कर सकते हैं। 65,200 के लेवल से सिल्वर में बाय कीजिए, 65,800 का टारगेट रहेगा। और ओवरऑल जो है मुझे लग रहा है कि स्टॉप लॉस जो है 64,900 का रख के सिल्वर में बाय कर सकते हैं। यानी गोल्ड सिल्वर खरीदारी की सलाह तपन की तरफ से यहाँ पर दी जा रही है। चलिए अब बात कर लेते हैं क्रूड की। हालांकि काफी गिरावट के बाद यहाँ पर कच्चे तेल में आज खरीदारी अब दिख रही है। आज करीब करीब 2.5% MCX क्रूड ऊपर है, 1.5% के आसपास इंटरनेशनल मार्केट में भी तेजी दिख रही है। सुनील जी, क्या लग रहा है कच्चे तेल को लेकर, क्या अपडेट है? जी विश्व मोहन जी, आई थिंक डॉलर का मजबूत होना क्रूड के प्राइसेस पे थोड़ा हावी है, और उसके अलावा जो सप्लाई ग्लट थे उस पे हावी हो रहा है। चाइना की तरफ से डिमांड कम होने की जो आशंका है वो थोड़ी भारी पड़ रही है, जिसकी वजह से प्राइसेस में करेक्शन हमने रिसेंटली देखा। हालांकि हमने इमीडिएट पुल बैक आज देखा, तकरीबन 150 से 200 रुपया आज तेजी खुला है मार्केट में। बट मुझे लगता है नियर टर्म में कहीं ना कहीं प्रेशर रहेगा, क्योंकि डॉलर का मजबूत होना सारे ही डॉलर डिनोमिनेटेड कमोडिटीज के लिए एक प्रेशर के तौर पे देखा जा सकता है। तो मुझे लगता है थोड़ा बियरिश ट्रेंड कंटिन्यू हो सकता है। $95 के रेंज में एक ठीक ठाक बाइंग लेवल, अगर हम ब्रेंट क्रूड की बात करते हैं तो वो एक रेंज जो है एंट्री के लिए बाई साइड के लिए ठीक रहेगा। एनीथिंग अबव 100-105 मुझे लगता है जब तक चाइना वापस अपने ट्रैक पे नहीं आता है डिमांड को लेके, तब तक मेरे ख्याल से प्राइसेस पे दबाव रह सकता है। आज के लिए इंट्राडे पर्सपेक्टिव से मुझे लगता है 7,640 के आसपास अभी भाव चल रहा है, यहाँ पे बेच के चल सकते हैं। 7,690 का एक रेजिस्टेंस है, वहां का स्टॉप लॉस लगाएं, और 7,550 तक का एक टारगेट डे पर्सपेक्टिव से देख के चल सकते हैं क्रूड में। ओके जिगर, आपको क्या लगता है? आपको भी लग रहा है कि आज इंट्राडे के लिए बेचकर ही जाना चाहिए क्रूड को? कॉन्ट्रा कॉल है यहाँ पे भी। कल के दिन में हमने 6% की गिरावट देखी थी, तो आज थोड़ा बहुत मुमकिन है कि प्राइसेस में थोड़ा पुल बैक आए। चाइना में जो कंसर्न है कि जो शंघाई में हुआ वो कहीं बीजिंग में ना हो जाए। बहुत सारी इंडस्ट्रीज जो है वो यहाँ पे लॉकडाउन कंसर्न्स की वजह से थोड़ा बहुत प्रायोरिटी पे चालू हो रहा है। बट मुझे लग रहा है फाइन, जो प्रेशर था 84-8500 से लेके वन वे हमने 7500 तक का फॉल देखा था, पुल बैक यहाँ पे भी मुमकिन है। सो आई वुड लाइक टू राइड ऑन दैट पुल बैक रैली। Crude oil, May contract, one can go long around 7620, 7550 is the stop loss, and 7800 is target. यानी खरीदारी की सलाह है 7,800 के टारगेट के लिए। 7630 का करंट मार्केट प्राइस है, इस प्राइस पर क्या करना चाहिए तपन आज के लिए? जी, मुझे लग रहा है आज के दिन के लिए पॉजिटिव है कि पुल बैक रह सकता है। शाम को इन्वेंट्री का भी डेटा आएगा यूएस एपीआई की तरफ से, तो वो भी सपोर्टिव रह सकता है। तो मुझे लग रहा है कि आज के दिन के लिए थोड़ी फर्मनेस रह सकती है प्राइस में। जो रेजिस्टेंस लेवल जो है वो है 7690, तो वहां तक प्राइसेस दिख सकते हैं। सपोर्ट ओवरऑल मुझे लग रहा है 7490 रहेगा, तो बाय एंड डिप्स अराउंड 7570 के लेवल से बाय कर सकते हैं क्रूड ऑयल में आज के दिन के लिए। लेकिन ओवरऑल मुझे लग रहा है कि क्रूड ऑयल में जो है तेजी जो है लॉन्ग टर्म सस्टेन नहीं रहेगी। ओवरऑल सप्लाई प्रेशर आ ही जाएगा, क्योंकि ओपेक जो है अभी भी इनएक्टिव है। जैसे ही ओपेक का जो प्रोडक्शन है वो ऑनलाइन आएगा तो प्राइस पे प्रेशर रहता है। मुझे नहीं लगेगा प्राइसेस $120 के ऊपर सस्टेन हो गए। तो जो भी ट्रेडर्स लॉन्ग टर्म है, मुझे उनको यही सलाह है कि ओवरऑल जो है पोजिशनली सेल ऑन राइज का भी रखे, लेकिन इंट्राडे के लिए मुझे लग रहा है यहाँ से पुल बैक आ सकता है। अब नेचुरल गैस की बात कर लेते हैं। सुनील जी, क्या लग रहा है नेचुरल गैस में जो ये खरीदारी दिख रही है, हालांकि स्टोरेज वापस से बिल्ड होने शुरू हो गए हैं, तो क्या लग रहा है डिमांड उस तरह की रहेगी जो सस्टेन करेगा इतनी तेजी नेचुरल गैस की? जी विश्वमोहन जी, मुझे लगता है नेचुरल गैस ओवरबॉट जोन में है। कहीं ना कहीं यूक्रेन और रशिया का जो कंसर्न है वो, और यूएस के जो एलएनजी एक्सपोर्ट नंबर है वो कहीं ना कहीं प्राइसेस को सपोर्ट कर रहे हैं। बट हमने देखा है कि यूरोप की तरफ से कोई स्ट्रक्चर्ड बैन नहीं देखने को मिला है एनर्जी फ्रंट पे, वो कहीं ना कहीं नेचुरल गैस को या क्रूड ऑयल को लेके। तो सप्लाई मार्केट में ठीक ठाक है, और रशिया भी अपने दूसरे अलाइज को अच्छा खासा सप्लाई कर ही रहा है। तो मुझे लगता है प्राइसेस ओवरबॉट जोन में है।
तो कहीं ना कहीं अपने को सेल ऑन राइज एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे देखना चाहिए नेचुरल गैस में। 450 रुपीज का एक टारगेट है, मुझे लगता है एक करंट फंडामेंटल के बेसिस पे एक रीजनेबल नंबर रहेगा। तो 538 के रेंज में अभी मे का वायदा ट्रेड कर रहा है, 18 रुपए ऑलरेडी ऊपर है। तो 545 550 अगर लेवल मिलता है तो वहां पे मुझे लगता है कि एक सेल ऑन रैली का एक स्ट्रेटजी देख के चलना चाहिए। 560 का एक स्टॉप लॉस लगाएं। पोजिशनली मुझे लगता है 460 470 तक का लेवल देखने को मिल सकता है एक आध हफ्ते में। आपको क्या लगता है, आप भी बेचना पसंद करेंगे? जिगर, नेचुरल गैस आप भी आज बेचना पसंद करेंगे? जी बिल्कुल। मुझे लग रहा है थोड़ा बहुत शॉर्ट कवरिंग यहाँ मुमकिन है। 600 से लेके 490 तक का जो एक वन वे फॉल आया था 4 या 5 दिनों में, कल इंट्राडे 490 के लेवल से शानदार रिकवरी देखने को मिली थी। मुझे लग रहा है ये टेक्निकल पुलबैक और थोड़ा बहुत यहाँ आगे सस्टेन कर सकता है। मे वायदा 535 538 के आसपास अगर 538 के आसपास अगर मिलता है, वन शुड गो लॉन्ग। 535 स्टॉप लॉस लेके चले, 545 का टारगेट लेके यहाँ पे हम चल सकते हैं। 2 या 3 दिनों में ये चांसेस है कि 550 तक के लेवल्स पे देखने को मिल सकते हैं। ओके, चलिए बात कर लेते हैं कुछ एग्री काउंटर्स की। एग्री में आज ग्वार सीड और ग्वारगम कैसा लग रहा है? यहाँ कुछ कॉल्स है क्या जिगर आपकी तरफ से? गुवार सीड में मुझे लग रहा है कि मे वायदा प्योरली टेक्निकल रहेंगे मेरे एग्री के कॉल्स, फर्स्ट केविएट। एंड मुझे लग रहा है कि मे वायदा अगर हम यहाँ पे 6325 के आसपास बाय करके चले, इट वुड बी बेटर टू गो लॉन्ग अराउंड 6325, स्टॉप लॉस 6265, टारगेट वुड बी 6500। और दूसरा मुझे जीरा स्पाइस कॉम्प्लेक्स में, जीरे में थोड़ा कन्विंसिंगली बाय मुझे यहाँ बनता दिख रहा है। जीरा मे वायदा 22500 के आसपास अगर मिलता है, वन शुड गो लॉन्ग। 22200 का स्टॉप लॉस एंड 22,800 23,000 के टारगेट्स यहाँ देखने को मिल सकते हैं। यानी एग्री में 2 कॉल है जिगर की तरफ से। ग्वार सीड है 6,325 रुपए पे आप खरीद सकते हैं, टारगेट है 6,500 का। स्टॉप लॉस यहाँ पर लगाना है 6,265 रुपए का। और स्पाइसेस में जीरा पसंद है, जीरा भी खरीदने की सलाह है। मई कॉन्ट्रैक्ट 22,500 रुपए के लेवल पे खरीदें, स्टॉप लॉस लगाया 22,200 का, टारगेट है 23,000 का। चलिए बात कर लेते हैं कॉटन की। कॉटन को लेकर सुनील जी क्या आउटलुक है? जी विश्व मोहन जी, कॉटन आज भी तकरीबन 500 रुपए की तेजी पे खुला है मार्केट। इंडियन प्रोडक्शन जो है लोअर है लास्ट ईयर के कंपैरिजन में, और ईयर एंडिंग स्टॉक भी कम था। डिमांड अच्छा है, टेक्सटाइल की तरफ से अच्छी खासी डिमांड है। इंटरनेशनल मार्केट में भी प्राइसेस फर्म है, तो कहीं ना कहीं ये मोमेंटम बरकरार रह सकता है। मैं फिजिकल मार्केट में 2-4 प्लेयर से बात कर रहा था, तो वो बोल रहे हैं कि तकरीबन 48,000 तक का भी लेवल जो है शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकता है। तो मेरा व्यू बाय ऑन डिप का ही रहेगा। 44,000 का रेंज एक ठीक ठाक एंट्री लेवल के तौर पे देखना चाहिए, और तकरीबन 45,000 तक का एक पोजिशनल ट्रेड एक हफ्ते में भाव देखने को मिल सकता है। और 43,500 का एक सपोर्ट है, वहां पे एक स्टॉप लॉस लेके चलें। तो रिस्क रिवॉर्ड 1:2 है। 500 रुपए का रिस्क है और 1,000 रुपए यहां से और इजाफा होने की गुंजाइश जो है कॉटन में देखने को मिल रही है। ओके, तो ये भी है कॉटन को लेकर। और ग्वार को लेकर आपका व्यू सुनील जी? मुझे लगता है बहुत क्रूड ऑयल के प्राइसेस में जो बाउंस बैक मिला है उसका थोड़ा सपोर्ट देखने को मिल सकता है। एक्सपोर्ट प्रोस्पेक्ट बेहतर हैं, तो ग्वार सीड और ग्वार गम दोनों का थोड़ा बहुत जो है रिकवरी प्राइसेस में देखने को मिल सकता है। डोमेस्टिक डिमांड भी ठीक ठाक है, तो उसकी वजह से भी मुझे लगता है थोड़ा पॉजिटिव फ्रंट पे प्राइसेस रह सकते हैं। तो ग्वार सीड में मुझे लगता है 6,400 तक का एक टारगेट, मतलब यहां से और एक 100 रुपए का तेजी देखने को मिल सकता है। ग्वार गम 12,600 तक का एक लेवल देखने को मिल सकता है, अभी 12,425 के आसपास चल रहा है। तो दोनों में मेरी सलाह बाई की रहेगी, ग्वार सीड और ग्वार गम में। ओके, चलिए बात कर लेते हैं रुपए की। हालांकि आज डॉलर के मुकाबले मजबूती दिख रही है। शुरुआती कारोबार में करीब करीब 20 पैसे की मजबूती हम रुपए में देख रहे थे। तपन क्या लग रहा है, रुपए में क्या मजबूती आएगी या अभी भी वीकनेस दिख रही है यहां से? जी, आज का रिएक्शन एक डॉलर की वजह से है। जो डॉलर में जो थोड़ा इजीनेस दिखा है, तो उसके कारण आज रुपये हमको स्ट्रांग दिख रहा है। लेकिन ओवरऑल मुझे लगा कि रुपये में वीकनेस जो है कंटिन्यू रह सकती है। आगे जाके मुझे लग रहा है कि ओवरऑल 76.30 का सपोर्ट अगर रहेगा, और ऊपर मुझे लग रहा है कि वापस से 77.5 तक रुपए जा सकता है, क्योंकि ओवरऑल जो फेड की मीटिंग जो है मॉनेटरी टाइटिंग पॉलिसी है, तो वहां से रुपये को प्रेशर आ सकता है, और डॉलर के साथ रुपये जो है वो वीकनेस दिखा सकता है। करेंसी मार्केट पर सुनील जी, करेंसी मार्केट को लेकर आपका व्यू क्या है? क्या लग रहा है, रुपए में जो आज मजबूती है ये आगे बढ़ेगी या फिर से वापस से कमजोरी लौटेगी?
जी विश्व मोहन जी, मुझे लगता है थोड़ा रुपी वीकर साइड रह सकता है। थोड़ा बहुत डॉलर में जो है आज कमजोरी देखने को मिला है, उसकी वजह से रुपी थोड़ा फर्म होते हुए नजर आ रहा है। बट ओवरऑल मुझे लगता है डॉलर डोमिनेट करेगा आने वाले समय में। जैसे ब्याज दरें बढ़ेंगी, डॉलर मजबूत होगा और ऑब्वियसली उसके काउंटर करेंसीज में थोड़ा वीकनेस देखने को मिलेगा। तो मुझे लगता है रुपया जो है 77 और 77.5 के डायरेक्शन में अभी अग्रसर है। तो मेरा वीक थोड़ा रुपी फ्रंट पे बेयरिश रहेगा व्हेन वी कंपेयर इट विद डॉलर इन द नियर टर्म। ओके चलिए, अब एक और खबर का अपडेट दे दो जो कल शाम को ही हालांकि क्लैरिफिकेशन इंडोनेशिया गवर्नमेंट की तरफ से आ गई थी। जो पाम तेल पर के एक्सपोर्ट पर जो बैन लगाने की खबर थी, हालांकि उस पर अब सफाई आई है कि अब क्रूड पाम तेल के एक्सपोर्ट पर कोई बैन नहीं लगाया जाएगा। ये भारत के क्योंकि कंज्यूमर सेंट्रिक देश है अपना, ऐसे अपने मार्केट के लिए काफ़ी अहम था क्योंकि हम काफ़ी डिपेंडेंट हम इंडोनेशिया और मलेशिया से क्रूड पाम तेल को लेकर है और सबसे बड़े हम कंजम्पशन में भी भारत दूसरे नंबर पे, इंडोनेशिया के बाद ग्लोबल खपत की अगर बात करें तो 14% कुल पाम तेल का खपत सिर्फ हिंदुस्तान करता है, 17% इंडोनेशिया यानी दूसरे पायदान पर। तो ऐसे में हमारी अहमियत बहुत ज़्यादा है। ऑलरेडी खाने के तेल के दाम काफ़ी ज़्यादा थे, अगर वहाँ इंडोनेशिया से इस पर बैन लगाया जाता तो दिक्कतें और बढ़ जाती। लेकिन अभी सफाई आ गई है कि क्रूड पाम तेल के एक्सपोर्ट पर कोई बैन नहीं लगाया जाएगा। हालांकि रिफाइंड और ब्लेज्ड जो पामोलिन तेल है उस पर लगाया जाएगा। तो रिफाइंड पे अगर बैन भी लगाया तो वो अपने घरेलू बाजार के लिए इसलिए भी अच्छा है क्योंकि रिफाइनिंग इंडस्ट्री को फायदा होगा, घरेलू रिफाइनिंग बढ़ेगी तो घरेलू कारोबार बढ़ेगा और साथ ही क्रूड पाम तेल यहां से आएगा तो सप्लाई की कोई दिक्कत नहीं होगी। सुनील जी, आपका व्यू क्या होगा क्रूड पाम तेल मार्केट को लेकर? जी विश्व मोहन जी, जैसे आपने बताया गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारे मेजर्स लिए जा रहे हैं, बीट रिडक्शन ऑफ ड्यूटी की अगर हम बात करते हैं या स्टॉक लिमिट की बात करते हैं। कहीं ना कहीं जो फूड इन्फ्लेशन बढ़ा है उसको कर्व करने के लिए गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से जो जो कदम उठा सकते हैं वो उठाए हैं। बहुत सारे इंटरनेशनल फैक्टर्स जैसे आपने बताया वो लीड कर रहे हैं इंटरनेशनली। क्रूड पाम तेल हो गया या सोया ऑयल हो गया, उसके प्राइसेस को बढ़ने में। आई थिंक रिसेंटली जो सप्लाई गलट की सिचुएशन आई, रशिया और यूक्रेन की जो वॉर चल रही है उसके चलते भी कहीं ना कहीं सनफ्लावर ऑयल का जो सप्लाई है ग्लोबली वो इंपैक्टेड था। ऑब्वियसली अगर सनफ्लावर ऑयल का ग्लोबल फ्रंट पे सप्लाई गलट आएगा तो डिपेंडेंसी पूरी शिफ्ट हो जाएगी सीपीओ और सोया ऑयल के फ्रंट पे। तो कहीं ना कहीं वो भी एक मेजर रीजन रहा, ऑयल एडिबल ऑयल सेक्टर को थोड़ा सपोर्ट मिला वहां से। आने वाले समय में मुझे लगता है यहाँ पे प्राइसेस जो हैं सस्टेन हो जाएंगे क्योंकि कहीं ना कहीं सोया ऑयल की हम बात करते हैं तो 1600 के रेंज में ये सस्टेन होते हुए नजर आ रहा है। हो सकता है थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिले तो 1500 के रेंज तक ये फिजिकल मार्केट में सस्टेन हो सकता है। सीपीओ भी मुझे लगता है क्योंकि अभी एक्सपोर्ट बैन की जो खबरें थी वो कहीं ना कहीं खारिज हो गई हैं, तो सप्लाई के फ्रंट पे मुझे नहीं लगता कि उतनी ज्यादा चिंता रहेगी। तो डोमेस्टिक मार्केट में सीपीओ मुझे लगता है 1400 के रेंज तक एक बार पहुंच सकता है, अभी 1525 के रेंज में ट्रेड कर रहा है। ओके, यानी लग रहा है कि यहाँ से नरमी की उम्मीद है कि अब सप्लाई की जो दिक्कतें थी वो अब यहाँ पे नहीं दिख रही और धीरे धीरे हो सकता है कि सनफ्लावर ऑयल जब ये सीज फायर की स्थिति होगी रूस और यूक्रेन में तो डेफिनेटली वो भी सप्लाई धीरे धीरे बहाल हो जाएगी। शुक्रिया सुनील जी आपका, जिगर आपका और तपन आपका, आप लोगों ने वक्त निकाला, बेहतरीन ट्रेडिंग कॉल्स भी दिए और कमोडिटी मार्केट का पूरा आउटलुक भी समझाया। तो मुनाफे की मंडी में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आपके लिए लेकर आएंगे एफएम जंक्शन। नमस्कार।